अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं मोहम्मद सुहैल और मैं मुजफ्फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है वीट एक्सपोर्ट बैन फ्राम इंडिया। तो वीडियो भाई, ये टॉपिक तो काफ़ी पुराना है, तो खान सर तो अब काफ़ी देर बाद, क्योंकि उनकी कुछ इशू की वजह से आई थिंक नई वीडियो आ रही थी। तो चलो सबसे पहले देखते हैं, काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन करते हैं उनकी, भाई कोई भी पॉइंट छोड़ते नहीं। तो वीडियो देखते हैं और बाद में देते रिव्यू। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। जय हिंद। देखिए, भारत के गेहूं निर्यात पे बैन लगाने और रूस के अमेरिका को दिए गए प्रस्ताव जिसे अमेरिका ने ठुकरा दिया, इस पे पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा इसका असर पड़ने वाला है। देखिए, एक्चुअली क्या है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इन्होंने एक अमेरिका से एक प्रस्ताव रखा कि देखिए, रूस भी बहुत बड़ा गेहूं का उत्पादक है, यूक्रेन भी बहुत बड़ा गेहूं का उत्पादक है, तो दोनों युद्ध में लगे हुए हैं। रूस पर तो बैन लगा हुआ है कि एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकता है, और यूक्रेन के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में अभी क्या है, गेहूँ है, लेकिन इसके निचले बंदरगाह पे पूरी तरह रूस का कब्जा है। तो रूस ने यही कहा था कि हमारे ऊपर से कुछ बैन हटा दो ताकि हमारी भी अर्थव्यवस्था चल सके और यूक्रेन बाकी पूरी दुनिया को गेहूं का निर्यात कर सके। तो इसके लिए अमेरिका को यह प्रस्ताव मान लेना चाहिए, एकदम नॉर्मल सा था, अमेरिका ने इसे ठुकरा दिया। अब गेहूं का निर्यात ना रूस कर पा रहा है, ना भारत कर, ना ही यूक्रेन कर पा रहा है, जिससे काफ़ी ज़्यादा समस्या आ रही है। इन दोनों देशों के पास इतना ज़्यादा मात्रा में गेहूँ आता कैसे? तो समझिए, इन दोनों ये जो दो देश हैं, इनके गेहूँ को जब से बैन लग गया लड़ाई की वजह से, तो गेहूं का रेट 33% बढ़ गया इंटरनेशनल मार्केट में। ये जो यूक्रेन है और रूस है, इनके बॉर्डर पे एक घास का मैदान है जिसे हम लोग स्टेपी घास का मैदान कहते हैं। स्टेपी घास के मैदान की विशेषता है कि इसमें दो टाइप का क्वेश्चन पूछता है। स्टेपी घास का मैदान ये यूरोप और एशिया के दोनों के बॉर्डर पे आ जाता है, यूरेशिया। इसमें पेड़ नहीं पाए जाते हैं, इसलिए कई बार क्वेश्चन पूछता है। वृक्ष रहित घास किसको कहते हैं? स्टेपी को कहा जाता है। ये उष्ण कटिबंधीय नहीं होकर शीतोष्ण कटिबंधीय। तो यहाँ पर यहाँ पर गेहूं के उत्पादन के लिए काफ़ी अच्छा क्लाइमेट मिल जाता है, इसलिए इसे दुनिया का ब्रेड बास्केट कहा जाता है, रोटी का कटोरा हो जाता है। इसे यूक्रेन को कहा जाता है स्टेपी घास का मैदान। लेकिन याद रखिएगा, स्टेपी घास का मैदान ये तो एशिया वाला एरिया आ जाता है, ये यूरोप वाला, तो इसलिए इसे यूरेशिया भी कहा जाता है। कहेगा स्टेपी घास का मैदान तभी यूक्रेन होगा, लेकिन कह देगा स्टेपी मरुस्थल तो कजाकिस्तान हो जाता है। इसलिए इसका थोड़ा ध्यान से रखिएगा, गड़बड़ मत कर दे यहाँ पे। तो यह इस वजह से गेहूं का उत्पादन पूरी तरह से उत्पादन कर रहे हैं, मतलब व्यापार जो है इंटरनेशनल मार्केट में पूरी तरह से ठप पड़ गया है। और उसके बाद क्या है कि फर्टिलाइजर, गेहूं के उत्पादन में कहीं पे भी फर्टिलाइजर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो उन फर्टिलाइजरों के उत्पादन में सबसे आगे था रूस। और इस युद्ध के माहौल में रूस के फर्टिलाइजर उद्योग भी बंद हो गए हैं, इसलिए दुनिया को जब खाद ही नहीं मिलेगा तो उस कंडीशन में गेहूं का उत्पादन क्या होगा। इसलिए दिनों दिन गेहूं का रेट बढ़ते जा रहा है, और फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी फसल को बड़े मात्रा में उत्पादन करने के लिए। अब इसी को देखते हुए भारत ने रूस से तो फर्टिलाइजर भारत खरीद लिया, क्योंकि बाटा सिस्टम यानी विनिमय सिस्टम के तहत रूस को हम सामान के बदले में पैसा नहीं, बल्कि कुछ सामान रूस हमें दे रहा है और हम लोग कुछ सामान रूस को दे दे रहे हैं। तो बाटा सिस्टम के तहत हम लोग तो व्यापार कर सकते हैं। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने एक बहुत बेहतरीन काम किया है कि उन्होंने पहले जो नीम कोटेड यूरिया था, यूरिया जो होता है सफ़ेद रंग का होता है यूरिया, ये इसे छिड़का जाता है, तो इसका कई ज़्यादा ब्लैकमेल हो जाता था यूरिया का। तो इसमें क्या किया गया, नीम का वो मिला लिया गया, कड़वापन, जिस वजह से इसका ब्लैकमेल नहीं हो पाता था, खेत में ही यूज हो पाता था। लेकिन वो बहुत ज़्यादा मात्रा में छिड़कना पड़ता था और ये काफ़ी महंगा हो जाता था। ये लगभग राउंड द फिगर ये 400 के आसपास में यूरिया का प्राइस है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में ये सरकार को पड़ता है बहुत ज़्यादा महंगा यूरिया। लगभग 3000 से 4000 के बीच में सरकार खरीद के सब्सिडी देके किसानों को देती है यूरिया का भारत में। तो इसका इफको नामक संस्था जो है भारत में खाद्य उत्पादन यही इसी के कंट्रोल में रहता है। इसने एक नए टाइप का यूरिया बनाया है, दुनिया में पहली बार नैनो यूरिया। नैनो यूरिया पार्टिकल जबरदस्त इसलिए है क्योंकि यह महज आधा लीटर से 1 एकड़ जमीन में इसके यूरिया का छिड़काव किया जा सकता है, और आधा लीटर 250 रुपया खर्च आएगा, 250 में 1 एकड़ किया जा सकता है। यानी जहां 50 बोरा लगता था वहां आधा लीटर लगेगा। अब इससे क्या है कि अब जब आधा लीटर ही खरीदना है तो महंगाई ज़्यादा मायने नहीं रखती है, जब क्वांटिटी ज़्यादा खरीदना है तब ना आदमी महंगा खरीदता है। तो हम लोग इसको मतलब आधा लीटर से 1
पूरे एकड़ तक हम लोग यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं। और इसे छिड़कना पड़ता है क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में रहेगा। यहाँ पर किसी भी फसल के लिए क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा कि जब खेती करते हैं और उसमें खेती में जब फसल लग जाती है खेती के लिए, तो उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये 3 चीज़ों की जरूरत होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन 4 गुना होना चाहिए और 2 गुना फास्फोरस और एक हिस्सा उसका पोटेशियम होना चाहिए। NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये रेशियो होता है। लेकिन जब बीज बोया जाता है खेती के लिए तो वो अलग हो गया, लेकिन जब बीज बोएंगे तो उसमें भी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम चाहिए होता है। तो वहाँ नाइट्रोजन कम चाहिए होता है और नाइट्रोजन से 2 गुना फास्फोरस चाहिए होता है और फिर एक हिस्सा होना चाहिए पोटेशियम आपका। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछेगा बीजारोपण के समय सबसे ज़्यादा किसकी जरूरत होती है, तो फास्फोरस। फास्फोरस की पूर्ति जो होती है DAP से होती है, डाई अमोनियम फास्फोट। DAP से फास्फोरस की पूर्ति होती है और यहाँ नाइट्रोजन की पूर्ति यूरिया से होती है। 46% यूरिया में नाइट्रोजन होता है। तो खेती के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है नाइट्रोजन, ये यूरिया में नाइट्रोजन मिल जाता है। और बीज बोते समय सबसे ज़्यादा फास्फोरस की जरूरत है। ये तो बहुत महंगा है, लगभग 1500 के आसपास DAP का बोरा है। तो भारत के वैज्ञानिकों ने बहुत सराहनीय काम किया है, जिससे कि अभी समस्या से हम लोग निजात पा सकेंगे। और इस सब को देखते हुए गेहूं का जो प्राइस बढ़ रहा है, तो भारत सरकार ने प्राइवेट कंपनियों पर बैन लगा दिया है कि अब वो गेहूं का निर्यात विदेशों में नहीं कर सकती। अब किसी भी देश को भारत से गेहूं खरीदना है तो दुकानदार या फिर बिजनेसमैन से नहीं खरीद सकते हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करनी पड़ेगी तभी गेहूं मिलेगा। ये एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। हम फ्रेंडली कंट्री को ही दे सकते हैं, लेकिन अगर व्यापारियों से खरीदना रहता है तो उसमें कोई खास दिक्कत नहीं आता है। अब गेहूं के निर्यात रुक जाने से पूरी दुनिया में इसके प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, खास करके अफ्रीका अन्य देशों में। कई देश में जहां पर गेहूं का उत्पादन नहीं होता है, जैसे इंडोनेशिया को निर्यात नहीं हो पाएगा, मलेशिया को नहीं हो पाएगा, जिस वजह से वहां पे काफी सारे समस्याएं आ जाएंगी वहां पर। इससे के लिए IMF जो है भारत सरकार से भीख मांग रहा है। लिटरली वो क्या कह रहा है कि हम भारत से भीख मांग रहे हैं कि आप गेहूं के निर्यात को जल्दी से जल्दी ओपन कीजिए, ताकि अन्य जगहों पर गेहूं की किल्लत ना हो जाए। क्योंकि जैसे जैसे गेहूं का किल्लत आएगा, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था चौपट होगी, तो लोग IMF के पास दौड़ेंगे। ये IMF पे भरोसा मत कीजिएगा, ये चोट्टा पूरी दुनिया को ये मतलब ये हमेशा अपना फायदा सोचता है और अमेरिका के हिसाब से चलता है। IMF की कहानी हम आपको बताते हैं। 1991 में भारत की स्थिति इतनी खराब थी कि महज 15 दिन का हमारे पास पैसा बचा हुआ था। जो हाल श्रीलंका का आज है ना, उससे भी बुरा हाल हो गया था हम लोग का 1991 में, 1991 में। उस समय प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। PV नरसिम्हा राव का दिमाग ही हिल गया, क्या करना चाहिए। उन्होंने सारी जिम्मेदारी वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के ऊपर दिया था और हम लोगों को अपने रिजर्व बैंक का सोना गिरवी रखना पड़ा था, तब जाके हम लोग को पैसा मिला था। और IMF ने हमें शर्त रखा था कि आप अपने यहाँ लिबरलाइजेशन कीजिएगा, यानी विदेशी कंपनियों के साथ भेदभाव नहीं कीजिएगा, उनको भी बराबर का मान्यता दीजिएगा। प्राइवेटाइजेशन कीजिएगा, प्राइवेट कंपनियों को भी आने दीजिएगा। ग्लोबलाइजेशन मतलब होगा कि विदेशी कंपनियों को आने से नहीं रोकिएगा। LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन किए, ये शर्त माना, तब हम लोगों को कर्जा मिला। और उसके बाद से हम लोगों ने धीरे धीरे उसे अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाना चालू किए थे। तो उसी समय मनमोहन सिंह का, आज भी देखिएगा कई सारे पॉलिटिशियंस को, वो किसी पार्टी को भले बोल सकते हैं लेकिन पर्सनल मनमोहन सिंह को नहीं बोलते लोग, क्योंकि उस समय 15 दिन का ही महज पैसा बचा था। क्वेश्चन पूछेगा उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन किसके समय हुआ, तो लड़का गलती से मार देता है मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे, जबकि PV नरसिम्हा राव जो थे वो प्रधानमंत्री थे। तो कहेगा किसके समय उदारीकरण यानी LPG हुआ था, तो PV नरसिम्हा राव 1991 के। उसी समय हम लोगों ने विदेशी कंपनियों को आने की छूट दे दी थी, जिस वजह से विदेशी कंपनियां दौड़ पड़ी। भारत में कारखाने थे नहीं। 1991 में जैसे हम लोगों ने विदेशियों को खोला, विदेशी कंपनियां टूट पड़ी भारत में। और जैसे वो टूट पड़ी तो भारत में इंजीनियरों की हैवी डिमांड होने लगी, क्योंकि वो इंजीनियर तो घर से नहीं लाएंगे और यहाँ इंजीनियर थे नहीं। तो यहाँ जो भी इंजीनियर थे उन लोगों का हैवी डिमांड हुआ, बहुत सैलरी मिलने लगा। तो एकदम दिमाग में बैठ गया, जिसको देखो इंटर पास इंजीनियर आज इतना ज़्यादा भर गए और फैक्ट्रियाँ तो आ नहीं रही हैं। तो ये 1991 में था। यही IMF है जो भारत को उस समय आंख दिखाता था, और आज भारत से यहाँ पर ये लोग भीख मांग रहे हैं। और अजीब स्थिति है, देखिए पाकिस्तान भीख मांग रहा है IMF से और IMF मांग रहा है भारत से। ये स्थिति है, ये भारत के किसानों के बदौलत है। इनका कहना है कि गेहूं पे से निर्यात को प्लीज हटा दीजिए। मोदी जी से जाके बोल रही, अजब हाल है। मोदी जी से सुने, अच्छा गेहूं से निर्यात हटाना है। इन्होंने गेहूं से तो हटाया नहीं, बल्कि चीनी पे भी बैन लगा दिया। अब चीनी भी नहीं दे सकते, और साथ साथ चावल पे भी लगा दिया। जा लो, जा मांगने गए थे, समझ में नहीं आ रहा किससे कर। भाई हम लोगों को हमेशा अपना देश देखना चाहिए, बहुत अच्छा डिसीजन है। पहले हम अपना देश देखेंगे, बाद में दुनिया को देखेंगे। IMF वालों पे कोई भरोसा नहीं है, हमेशा याद रखिएगा।
अपने देश के साथ जिसने भी गद्दारी किया उसे कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। 70 के दशक में जब हमारे यहाँ गेहूं नहीं था, हमारे यहाँ सूखा पड़ गया था, तो हम लोग अमेरिका से गेहूं मांगे थे, भीख नहीं मांगे थे, खरीदे थे। तो अमेरिका ने सुअर को खाने वाला गेहूं दिया था भारत को। सोचिए, सुअर को जो खाने के लिए गेहूं दे, आज ये हम लोग को कह रहे हैं कि हम लोग के गेहूं का निर्यात कर देना चाहिए। इन सब पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। कभी भी अपने देश के साथ हुए गद्दारी को नहीं भूलिएगा अपने आखिरी सांस तक। याद कीजिए, आज से 2 साल पहले जब डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री थे, वहां के राष्ट्रपति थे, और जब कोरोना का संकट आया था, उनके यहाँ दवाइयों की खोज ऐसा लगा था कि पहले हो जाएगा, तो उन्होंने अपने यहाँ दवाइयों के निर्यात पर बैन लगा दिया था। इवन कि सिरिंज तक पे भी बैन लगा दिया था कि सब सिरिंज कहाँ से यूज करेगा, सब भारत वालों को तो इतना आता नहीं है, कहाँ से लाएगा सब। देख लो अमेरिका, मार दिया गया आदमी तमाचा यहाँ पे तुमको, लोल कहीं का। आज हम लोग पूरी अपने देश की पूरी जनसंख्या को हम लोगों ने वैक्सीनेशन लगा दिया। दुनिया में जहां भी वैक्सीन लगी हुई है उसमें सबसे ज्यादा योगदान भारत की है यहाँ पर। तो ये लोग बैन लगा दिए। तो ये जब इनका देश करेगा ना कुछ, तो सब सही है। ये जिसका मन जहां बम मार देंगे, लीबिया में जाके मार देंगे, तुर्की में मार देंगे, सीरिया में मार देंगे, कहीं मार देंगे। और जहां हम लोग कश्मीर में जाएंगे तो कह देंगे पंचायती करने आने के लिए। इसलिए हमेशा अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। बहुत अच्छा डिसीजन है भारत सरकार का, बैन नहीं हटाना चाहिए। दुनिया को भी तो समझ में आए। अच्छा ये बताइए, पेट्रोलियम देशों का अपना संगठन है, वो लोग का देखते हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया तो पेट्रोल का बेचना ही बंद कर देते हैं। महंगा हो जाता है तब बेचते हैं। चोट्टा कहीं का, पेट्रोल तुम बेचोगे अपने हिसाब से, गेहूं बेचेंगे हम लोग नहीं। तुम पेट्रोल रोको, हम गेहूं रोकेंगे। सैल्यूट है किसानों को यहाँ पर। हम लोगों को ऐसा होना चाहिए और आईएमएफ को घुटने पे लाना चाहिए। आईएमएफ कहता है कि दुनिया में जो भी व्यापार करना है 5 गो मुद्रा में कीजिए। स्पेशल ड्राइविंग राइट, इसे कागजी स्वर्ण भी कहते हैं, एसडीआर। क्या क्या भैया? तो अमेरिका का डॉलर, यूरोपीय यूनियन का यूरो, चीन का युआन, जापान का येन और ब्रिटेन का पाउंड स्टर्लिंग। मतलब 5 देश में व्यापार कर सकते हैं हम लोग। हम लोग रुपया में व्यापार नहीं कर पाते। वो किसी देश से अच्छा रिलेशन है, जैसे ईरान से हम लोग का मित्रवत रिलेशन है, तो ईरान का पेट्रोल का पैसा हम लोग डॉलर में न करके रुपया में कर देते हैं। अमेरिका उस पर भी घुस आता है। तो भारत सरकार को भी बैन लगा, इस तरह पे प्रेशर लगाना चाहिए कि भैया जब चाइना का शामिल कर दिए तो हम लोग का भी शामिल कर दो। मौका मिलना चाहिए ऐसा, ताकि स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। आज हमारा देश पूरी दुनिया के सामने एक पावर बन के बैठा है किसानों के बदौलत। सोचिए, पूरी दुनिया का, हम भारत की बात नहीं करें, पूरी दुनिया में 35% लोग जो खाना खाते हैं वो भारत के किसानों से जाता है। रीजन समझिए, दुनिया का 17% लोग तो अकेले भारत में रहते हैं, और भारत में जो लोग खाना खा रहे हैं भारतीय किसानों ने जो उनको उगाया है। इसके अलावे, इस 17% के अलावे हम लोग निर्यात करते हैं। तो पूरी दुनिया में जिन लोगों के मुंह में अनाज जा रहा है, जो खाना खा रहे हैं ना, वो 33% भारत के किसानों ने उपजाया है। ऐसे किसानों के लिए सोच सकते हैं, हमारे देश के किसानों के लिए जय जवान जय किसान। लेकिन इसी के साथ दुखद भी ये कहना पड़ता है कि इन किसानों की स्थिति देखिएगा तो बहुत दयनीय है। इनको कोई नहीं पूछता है। सूखा आए, बाढ़ आए, कोई सामाजिक इन लोग के लिए सुरक्षा नहीं है। अजीब सी स्थिति इन बेचारों के लिए बनी हुई है। देखिएगा गुजरात में, महाराष्ट्र में सूखा की वजह से, हालांकि हर जगह के किसानों की कम स्थिति वैसी है, लेकिन चूंकि गुजरात, महाराष्ट्र ये सब के एरिया में सूखा भी ज़्यादा पड़ता है, वहाँ किसानों का सुसाइड रेशियो बहुत ज़्यादा है। तो सोचिए, ये आज आज़ादी के इतने सालों के बाद अगर किसानों के प्रति इस तरह से दुर्दशा है तो ये अच्छी बात नहीं है। जिन किसानों ने हमें आसान से जीना सिखा दी, विश्व पटल पर हम लोग, आज दुनिया हमसे भीख मांग रही है कि गेहूं का निर्यात करो, चावल का निर्यात करो, चीनी का निर्यात करो। इन किसानों की बदौलत देख रहे हैं, उनका घर टूटता है, बेचारे बीमार पड़ते हैं तो सरकारी हॉस्पिटल में ले जाते हैं, और सरकारी हॉस्पिटल की स्थिति इस तरह से करके रखा गया है कि बेचारे लोग को डर लगता है कि वहाँ ठीक होगा कि और बीमार पड़ जाएगा। देखिए, इस तरह से स्थिति हो गई है, बड़ी दयनीय है। जरा सोच सकते हैं, पूरी दुनिया का 33% लोगों का ये खाना खिला, ये हाल है इन किसानों का। इन किसानों को भी सोचना चाहिए। बुढ़ापे में जो उम्र थी अब घर पे बैठने की, बाबा अब क्या बताएं हम आपको। यहाँ पे आज उन पूरे किसानों को हम अपने दिल से सैल्यूट करते हैं, सबको चरण स्पर्श करते हैं। आप किसानों का, आप सच्चे देशभक्त हैं इस देश के। आपकी मेहनत का बदौलत है कि आज हम लोग शान से वहाँ रह सकते हैं। लेकिन गरीबी, बेचारों के साथ भेदभाव होता है किसानों के साथ, उनका कोई नहीं सूख लेता है। कहीं बाढ़ में डूब रहे हैं, कहीं सूखा में ले रहे हैं। बेचारा थोड़ा थोड़े पैसे जमाते हैं, पता चला फसल खराब होगी, वो भी चलेगी। ये बेचारा छोटा बच्चा को देखिए ना, गुल्लक लगा रहा है यहाँ पे, किस लिए? कि भाई कभी इमरजेंसी में काम आएगा, पढ़ाई लिखाई में काम आएगा। टेंशन नहीं लो बाबू, अभी खान सर हैं, पढ़ने के लिए कभी गुल्लक या खेत नहीं बेचना पड़ेगा आपको। जब तक हम हैं, पढ़ाई को इतना सस्ता बनाएंगे कि कभी भी पढ़ाई, किसी गरीबी की वजह से किसी की पढ़ाई नहीं छूट सकती यहाँ पर। तो आई होप आप इस सब चीज़ों को समझे होंगे। यहाँ पर अभी भारत सरकार गन्ने पर क्यों बैन लगा रही है? हालांकि हमारे पास जितना चीनी का जरूरत है उससे ज़्यादा हमारे पास चीनी का उत्पादन होता है, और साथ में हमारे पास पहले से रखा हुआ है। फिर भी ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि पेट्रोल में अब हम लोग ना पूरी तरह से पेट्रोल नहीं मिलाएंगे, हम लोग उसमें एथेनॉल मिला देंगे, ताकि पेट्रोल और एथेनॉल मिक्स होकर गाड़ियाँ चलेंगी। तो इसको हम लोग आगे की वीडियो में बताएंगे। आई होप आप इसे समझे होंगे।
होंगे, अगले वीडियो में हम एथेनॉल ब्लेंडिंग समझा देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव थी। हमेशा की तरह मैंने पहले भी बताया था कि जो खान सर हैं वो हर एक जो भाई टॉपिक है और जो भी पॉइंट होता है वो उसको क्लियर करते हैं, क्योंकि हमने सर प्रशांत भी कम नहीं है, वो भी हर चीज़ क्लियर करते हैं। लेकिन इन्होंने हमें ये चीज़ समझाई है कि हम ये बैन क्यों कर रहे हैं और ये बैन करना ज़रूरी क्यों है। क्योंकि आपको पता है कि भाई पहले भी इंडिया में ऐसे बवाल आ जाता है कि भाई अपने पहले तो इतनी इन्होंने मतलब कि एक्सपोर्ट कर दी थी कि भाई यहाँ पर ही खाना इंडिया में भी कम पड़ गया था। तो इसी वजह से जो वीट की जो मतलब एक्सपोर्ट है इन्होंने भाई बैन की है। तो ये एक अच्छा डिसीजन इसलिए है कि भाई क्योंकि सबसे पहले उनको अपना मुल्क जो है उसको देखना है, इसीलिए। और बाद में लिया है वो रशिया जो है ना यूक्रेन की वजह से जो है हाँ, वो यूक्रेन की आने वजह वाले वक्त में जो है ना वो बिल्कुल आने वाले वक्त में पता नहीं भाई वो वक्त कैसा होगा, इसीलिए वो आने वाले वक्त के लिए पहले से तैयार होकर बैठे हुए हैं। और ये ठीक है अगर इतने से कुछ होता है, वही ना कि भाई अपना देश जो है वो सबसे पहले है और बाद में बाकी हैं। ठीक है, बाहर भी एक्सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि पहले आपको पता है कि अगर 33% इधर इंडिया से लोग खा रहे हैं, मतलब कि जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो लोग खा रहे हैं, तो उनको भाई काफ़ी मुश्किल पेश आएगी, काफ़ी महंगाई का उनको सामना करना पड़ेगा। इसीलिए ये इंडिया को स्टेप लेना चाहिए जो बेहतर है भाई इसी के लिए कि उनको भी ना ज़्यादा मुश्किल आए और इंडिया में भी ये चीज़ कम ना पड़े और इसका जो भी बेहतर हल है वो निकालें भाई किसान। लेकिन एक बात की खुशी भी हुई है कि इंडिया के आगे IMF झुका हुआ है, क्योंकि हमने जो भी अब हमें तुम्हारा तो ऐसे ही है कि माई बाप ही IMF है, हमारा पूरा पाकिस्तान ही IMF के ऊपर वो हमें चला रहा है। ऐसे ही ना, जब बिजली महंगी हो तो कौन बोल रहा है? IMF बोल रहा है। पेट्रोल महंगा IMF बोल रहा है, क्योंकि अब इमरान खान भी उस लाइन पर आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। जब वो बोलते थे कि मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं कर्जा नहीं लूँगा, मैं भीख नहीं मांगूंगा, क्योंकि अब वो हुकूमत से बाहर हैं तो ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन जब इमरान खान साहब भी अपने हुकूमत में आते हैं तो सब भूल जाते हैं हमें IMF के पास जाना चाहिए, हमें ये कुछ करना चाहिए। लेकिन इंडिया काफ़ी अच्छे अच्छे स्टेप भी ले रहा है और उनके वो बातें भी नहीं भूल रहा जो जो उनके साथ बीती हुई हैं, क्योंकि USA ना तो किसी का सक्का है और ना वो किसी का रहता है सक्का, हमने मुफाद के लिए चलता है। अब इंडिया को तो वो बात अभी भी पता है ना कि इन्होंने हमारे साथ क्या किया था। जब हमें गंदम की ज़रूरत पड़ी थी, वीट की, तो इन्होंने जो गंदम वो देते थे सूअर को वो खाने के लिए, वो इन्होंने हमें दे दी। तो ऐसी बातें नहीं भूली जाती। अब उन बातें तो दिमाग में होती है और टाइम आने पर सब लोग दिखाते भी हैं और वही इंडिया अब इनको अब दिखा रहा है। और ठीक बात है कि अब हम जो भी हमारा मुल्क है अब डिपेंड IMF के ऊपर ही है, क्योंकि अब जो हालात चल रहे हैं ये बस वेट कर रहे हैं कि कब हमें IMF दे कुछ है। बिल्कुल। 1 बिलियन जो है ना 1 बिलियन के लिए जो है ना वो ये सारा कुछ कर रहे हैं। उसमें जिन्होंने लास्ट जो है ना वो प्राइसेस बढ़ाई हैं पेट्रोल की लास्ट, और अभी भी चांस है कि देखो अब 20 रुपये या 25 रुपये जो है ना वो मज़ीद बढ़ाते हैं। लेकिन ये कि उसके बढ़ाने के साथ थोड़ा सा जो है ना वो इकनॉमी जो है ना वो स्टेबल हुई है। जो वो हाल दुहाई मची हुई थी ना कि लुट गया पुट गया डेली जो है ना वो डॉलर रेट जो है ना वो इंक्रीज़ हो रहा था, वो थोड़ा सा स्टेबल हुआ, बल्कि आज भी 1-2 रुपये कम हुआ है, 198 पे आ गया। तो उससे क्योंकि वो जो पहले डॉलर रेट बढ़ रहा था वो जो है ना वो सब्सिडी के माध्यम में जो है ना वो बहुत ज़्यादा पैसे जो है ना वो जा रहे थे जो कंपनीज़ हैं, जो पेट्रोल कंपनीज़ हैं उनमें। तो दूसरी बात यह है कि वो ठीक है, अच्छा स्टेप उन्होंने लिया है। अगर उन्होंने जो है ना वो एक्सपोर्ट बंद किया, लेकिन ये है कि वो उन्होंने सिर्फ किया अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के फ़ायदे के लिए किया, क्योंकि वो चाहते तो वो बहुत कुछ कमा सकते थे। शायद इधर इस तरह का जो है ना वो माइंड कभी नहीं चलता कि देखो आने वाले वक्त में जो चीज़ जो है ना वो शार्टेज हो रही है, तो हम जो है ना वो बजाय इसके कि अपने लोगों को भी जो है ना ये चीज़ जो है ना दें, तो इधर इन्होंने क्या करना था, इन्होंने धड़ा एक्सपोर्ट बल्कि ब्लैक एक्सपोर्ट करनी थी और डबल ट्रिपल जो है ना वो प्रॉफिट कमाना था। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया। यही एक अच्छी जो है ना वो नेशन की निशानी होती है, एक अच्छे सरबराह की लीडर की निशानी होती है कि वो सबसे पहले अपनी आवाम का सोचता है, फिर आगे जाके जो है ना वो दिखता है कि क्या करना है या क्या नहीं और करना। रही किसानों की बात, तो किसानों का इधर भी भाई वही हाल है जो इंडिया में, क्योंकि सिंध वाली साइड पर आप चले जाएं तो उधर भी
काफ़ी बुरान अब छिड़ चुका है, पानी नहीं हमें मिल रहा, तो किसान बेचारे उधर बहुत परेशान है और कोई उस पर कोई स्टेप ही नहीं ले रहा। मैंने कोई ऐसे अपने हुक्मरान का नहीं स्टेप देखा कि वो उस पर कोई बात करे या स्टेटमेंट दे या उस पर गौर करे, कोई ऐसा स्टेप वो नहीं ले रहे। और किसान बेचारा बहुत ही जलील हो रहा है उधर भी और इधर भी। अब देखा जाए तो खान साहब ने काफ़ी एक्सप्लेन किया है हमें जो किसानों के बारे में, तो ये बात बिल्कुल भाई, वो किसानों का रीढ़ की ये हड्डी हाल है। होते हैं वो एक जो है ना वो ज़राअत में देखा जाए तो वही आप अगर जो तरक्की याफ्ता ममालिक है उधर देख लें कि उधर किसानों को किस तरह की जो है ना वो खासकर जो है ना वो एडवांस्ड मशीनरी उनके पास है, जो हम जो है ना वो सोच भी नहीं सकते। वो ज़्यादा काम जो है ना वो मशीनरी से ही लेते हैं। तो इसी तरह अगर इधर भी अगर हम किसानों को हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे तो शायद वो इससे बेहतर परफॉर्म करें, इससे बेहतर जो है ना वो प्रोडक्शन दें। इंडिया में तो खैर बेहतर है हमसे, लेकिन ये कि अगर इनके ऊपर थोड़ा बहुत जो है ना वो इन्वेस्टमेंट की जाए या इनका कुछ किया जाए, गवर्नमेंट अगर इनको फैसिलिटेट करती है तो फिर ये है ना वो बहुत ज़्यादा आगे जो है ना ये जो है ना प्रोडक्शन के लिहाज से और बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल भाई, तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।